गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट जो रिसेंटली छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दिया था और अभी सुप्रीम कोर्ट में अंडर कंसिडरेशन है, जिसपे ये चर्चा है कि अगर डेड बॉडी के साथ रेप किया जाए तो वो ऑफेंस है रेप का कि नहीं। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्या था केस, कैसे इसको आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं या कैसे इसमें क्या क्या फैक्चुअल चीजें आपके पास काम में आएंगी। तो सबसे पहला केस का नाम नीलकंठ नीलू नागेश वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इस केस की हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस केस में क्या हुआ, कैसे हुआ। इसमें लगभग सारे सारे चार्जेस तो ठीक थे, बट जो डेड बॉडी के ऊपर रेप के चार्ज लगाए गए उसको ट्रायल कोर्ट ने भी डिनाई कर दिया और हाई कोर्ट ने भी डिनाई कर दिया। और क्या कहा गया कि अगर डेड बॉडी के साथ रेप किया जाए तो वो रेप का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है। यहाँ पे एक शब्द नेक्रोफिलिया भी है जो चर्चा में है और जिस पे कानून बनने की भी जरूरत है। और आज की डेट में अगर कोई ऐसा एक्ट करता है तो हम उसको कैसे पनिशमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में भी कुछ बातें हैं। तो थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो है, बहुत ध्यान से आप देखते चलेंगे। फैक्ट को हम बहुत डिटेल में ना डिस्क्राइब करते हुए बातें करेंगे। इसमें क्या है कि एक 9 साल की बच्ची है जो कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आती है। इसकी माँ अपनी माँ के साथ रहती है और एक दिन शायद दशहरे के दिन वो 1 बजे अपने घर से गायब हो गई। जब घर से गायब हो गई तो काफ़ी देर ढूंढने के बाद जब उसके माँ बाप को वो नहीं मिली तो उसकी माँ ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई और ये आईपीसी 363 के अंतर्गत ही रिपोर्ट लिखी गई। पुलिस ने अपना ढूंढने का प्रयास किया। अगले दिन वो उसकी डेड बॉडी पहाड़ी क्षेत्र है चूंकि छत्तीसगढ़, तो वहां पे एक हिल के पास बरामद हुई और कुछ सेमी नेकेड अवस्था में थी। इसका पोस्टमार्टम हुआ तो कुछ चीजें निकल कर आई कि रेप हुआ था और एस्फेक्सिया से गला दबने से इसकी मृत्यु हुई थी। और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो 2 लोग एक्यूज आइडेंटिफाई किए गए। 23 साल का लड़का, एक 22 साल का लड़का है। एक लड़का उसके घर अक्सर आता था और लड़की की माँ द्वारा उसको कई बार टोका गया था कि तुम अप्रोप्रिएटली बिहेव नहीं करते हो मेरी बच्ची के साथ में। ठीक बात है। तो यही शायद कारण बना था कि इसका रेप हुआ। वो लड़का जब उसने देखा कि उसकी माँ घर पे नहीं है तो वो आया और उसने बच्ची के साथ रेप किया और उसको मार डाला। जब मार डाला तो उसने अपने दोस्त नीलकंठ को बुलाया कि चलो बॉडी डिस्पोज करनी है। जब नीलकंठ उसको लेकर पहाड़ पर पहुंचा तो नेक्रोफिलिया साइकेट्रिक डिसऑर्डर से ग्रसित है नीलकंठ। अब ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, क्रिमिनल एक्ट है, ये बात का विषय है। तो उसने क्या किया, डेड बॉडी के साथ रेप किया और उसको एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अब इसके अगेंस्ट जो चार्जेस क्रिएट किए गए वो क्या क्या थे। पहले मेडिकल रिपोर्ट में क्या क्या आया, डेथ हुई है एस्फेक्सिया, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है ठीक बात है, और दोनों ही एक्यूज सेक्सुअली पोटेंट हैं यानी रेप कर सकते हैं। और दोनों के डीएनए टेस्टिंग और प्रोफाइलिंग से पता लगा कि दोनों के ही सैंपल विक्टिम की बॉडी से निकले। चार्जेस हुए 363 किडनैपिंग का था पहले, रेप के चार्जेस, मर्डर के चार्जेस, सबूत मिटाने के लिए 201 एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और कॉमन इंटेंशन 34 ऑफ आईपीसी। क्योंकि अभी जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो भारतीय न्याय संहिता आ चुका है। आप इन सारे चार्जेस का बीएनएस में देखिएगा क्या। इसके अलावा पॉक्सो और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट में भी केस रजिस्टर्ड किया गया। तो लगभग सारे चार्जेस को तो माना गया, बट एक पर्टिकुलर एक्यूज के केस में रेप के चार्ज को नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि ये नेक्रोफिलिया है। अब ये क्या होता है, ऑल्दो कोर्ट ने कहा कि जो सबसे हीनियस क्राइम्स हो सकते हैं उसमें से नेक्रोफिलिया है। ये नेक्रोफिलिया एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। देखिए क्या है, agreed with the trial court that current law does not allow conviction for rape charges when the victim is deceased। कोर्ट ने कहा कि अगर विक्टिम की मृत्यु हो गई और उसके बाद किसी ने रेप किया है तो वो रेप का चार्ज नहीं लगाया जा सकता है। अब जब रेप का चार्ज नहीं लगाया जा सकता है तो यहाँ एक ही पॉइंट बचता है कि कैसे हम इसे पनिश कर सकते हैं। तो 2 चीजें हैं, एक तो शमशान घाट या बरियल ग्राउंड्स को ट्रेसपास करना, एक ये चार्जेस लग सकता है। सेक्शंस बताइएगा, आपको पता होगा कौन सा है तो। और दूसरा सबूत डिस्ट्रॉय करना, एविडेंस डिस्ट्रॉय करना 201 लग सकता है। ठीक बात है।
यहाँ पे समझिएगा कि आज की डेट में भारत में नेक्रोफिलिया का कोई कानून नहीं है, ऑल्दो जरूरत है। तो देखिए करंट लॉ डू नॉट कवर नेक्रोफिलिया अंडर रेप सेक्शंस, ये चेंज करने की जरूरत है। ठीक बात है। आज की डेट में ये इशू जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है। तो रेप के चार्जेस नहीं लगे, 201 लगा दिया हमने, सबूत डिस्ट्रॉय करने का लगा दिया, बरियल ग्राउंड के ट्रेसपास का लगा दिया। अब देखते हैं ये नेक्रोफिलिया क्या है। दिस इज अ सेक्सुअल अट्रैक्शन टू द और सेक्सुअल एक्ट विद डेड बॉडीज। इट इज कंसीडर्ड एज अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर एंड क्रिमिनल एक्ट। बहुत सारे देशों में से क्रिमिनल एक्ट माना गया, बट अभी भारत में इसको क्रिमिनल एक्ट नहीं कंसीडर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने अलग अलग केसेस में माना है कि हीनियस है, गलत है, खतरनाक है, क्योंकि ये जो एक्ट है ये डिग्निटी ऑफ डिसीज्ड डिजीज्ड बॉडी की कॉज करता है। भाई आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ की बात करी गई है ना, तो राइट टू लाइफ में राइट टू डिग्निफाइड डेथ भी शामिल है। ठीक बात है। और सबसे बड़ी बात है यार कि जो परिवार है उसको एक सीवियर इमोशनल ट्रॉमा कॉज होगा इस तरह के एक्ट से, तो इसको धीरे धीरे क्या बनाना होगा, पनिशेबल बनाना होगा। तो देखिए करंट लीगल स्टेटस क्या है, देयर इज नो स्पेसिफिक लॉ। ठीक बात है। अब जब स्पेसिफिक लॉ नहीं है रेप, बस विक्टिम डेड है, तो कहां पनिश कर सकते हैं? तो आज के जो हमारे पास लीगल स्ट्रक्चर है उसमें 2 सेक्शन है जिसमें हम इन्हें पनिश कर सकते हैं। कौन कौन सा? 297 और 201। 201 क्या है? डिस्ट्रॉइंग एविडेंसेस। 297 क्या है? ट्रेसपासिंग ऑफ बरियल प्लेसेस। द सेम इन्हीं सेक्शंस को चेंज कर देगा 301 एंड 241 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ठीक है। क्या जरूरत है? तो बिल्कुल जरूरत है। जब हमने आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ और राइट टू डिग्निफाइड डेथ को इंक्लूड कर दिया है अलग अलग जजमेंट से, तो यार एक मृत व्यक्ति की या मृत शरीर के भी सम्मान की व्यवस्था सरकार को करनी होगी, तो इस तरह के लॉ की तो बिल्कुल जरूरत है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए आज की डेट में नेक्रोफिलिया रिलेटेड लॉ की जरूरत है, पहला पॉइंट। और दूसरा, सोशल और मोरल ग्राउंड्स पे भी जरूरत है। अब आप सोच के एक पल को सोच कर देखिए कि उसके फैमिली में कितना ट्रॉमा होगा, तो इस एक्ट को तो रोकने की जरूरत है। तो आज की डेट में इसके स्पेसिफिक लेजिस्लेशन को जरूरत है। जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये केस इंपॉर्टेंट है, जजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्या जजमेंट किया गया है और ये क्यों किया गया है, ये सारे डिस्कशन हो गए। अगर इससे रिलेटेड कोई और प्रश्न है आपका तो मुझसे प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और इस तरह के रीसेंट जजमेंट को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्कस करेंगे जो आपके हर एग्जाम के लिए रेलेवेंट होगा। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लें जुडिशियस को इस तरह के वीडियोस देखने के लिए।